नमस्कार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की हमारे इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक को समझने वाले हैं जहां से आप मानकर चलिए कि लगभग हर परीक्षा में, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीएससीज हो या फिर एसएससी और रेलवे, कोई ना कोई सवाल जरूर बनता है। जी हां, हम बात करेंगे सिख गुरु और अंग्रेज के बारे में। देखिए, ये टॉपिक सिर्फ कुछ तारीखों और लड़ाइयों का खेल नहीं है। ये हमें ये समझाता है कि कैसे एक आध्यात्मिक, एक स्पिरिचुअल मूवमेंट एक बहुत पावरफुल मिलिट्री और पॉलिटिकल एम्पायर में बदल गया और फिर कैसे उस साम्राज्य का विलय ब्रिटिश भारत में हो गया। पंजाब की जो लोकेशन थी और उसकी जो फौजी ताकत थी, इन दोनों ने इसे अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट बना दिया था। तो आज हम एक एक करके, बिल्कुल क्लासरूम की तरह, धीरे धीरे और आराम से हर पहलू को समझेंगे ताकि एग्जाम में यहां से आने वाला कोई भी सवाल आपसे छूटे नहीं। चलिए, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारा सफर शुरू होगा नींव से, यानी हम 10 गुरुओं के योगदान को समझेंगे, जिन्होंने सिर्फ एक धर्म नहीं बनाया बल्कि एक पूरी कौम को शक्ल दी। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि गुरु परंपरा के बाद बंदा बहादुर और मिसलों ने कैसे सिख पॉलिटिकल पावर को जिंदा रखा। फिर हम उस दौर में पहुंचेंगे जब महाराजा रणजीत सिंह ने इन सभी बिखरी हुई ताकतों को एक किया और एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। इसके बाद जाहिर है हम उस साम्राज्य के पतन के कारण और आंग्ल सिख युद्धों को एनालाइज करेंगे, जिनकी वजह से पंजाब पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। और हाँ, सबसे आखिरी में जो सबसे जरूरी है, हम एग्जाम के नजरिए से सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहराएंगे ताकि आपको सारे की फैक्ट्स अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, 10 गुरु एक आस्था की नींव। देखिए, किसी भी साम्राज्य को समझना होना तो उसकी जड़ों को, उसकी बुनियाद को समझना बहुत जरूरी होता है। सिख धर्म का उदय उस वक्त हुआ जब भारत में मुगल शासन अपनी जड़ें जमा रहा था और भक्ति आंदोलन पूरे जोरों पर था। तो ये समझना इंटरेस्टिंग है कि कैसे गुरु नानक देव की शिक्षाओं ने एक ऐसे समाज की नींव रखी जो एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर और बराबरी पर आधारित था, और फिर कैसे आगे आने वाले गुरुओं के समय में पॉलिटिकल हालात बदलते गए और इस आध्यात्मिक आंदोलन ने धीरे धीरे एक फौजी और राजनीतिक शक्ति का रूप ले लिया। अच्छा, इस टाइमलाइन पर हम एक नजर डालते हैं जो सिख धर्म के विकास के सबसे जरूरी पड़ाव दिखाती है। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले गुरु नानक देव जो संस्थापक थे। यहां से एक सीधा सवाल बनता है कि वे किसके समकालीन थे। तो याद रखिएगा, वो मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे। उन्होंने संगत और पंगत की जो प्रथा शुरू की, उसने समाज में बराबरी की एक मजबूत नींव रखी, जहां हर कोई बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर ज्ञान चर्चा करता और लंगर खाता था। उनके बाद आए गुरु अंगद। इनका सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था गुरुमुखी लिपि का आविष्कार। ये एक बहुत बड़ा कदम था। क्यों? क्योंकि इसने सिखों को अपनी एक अलग पहचान दी और गुरुओं की शिक्षाओं को लिखना और संभालना आसान हो गया। फिर आते हैं चौथे गुरु, गुरु रामदास, जिन्होंने अमृतसर शहर बसाया, जो आज सिखों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। उन्होंने एक और बड़ा बदलाव किया, गुरु पद को वंशानुगत यानी हेरिडिटरी बना दिया। मतलब अब गुरु का बेटा ही अगला गुरु बनेगा। इसके बाद आते हैं पांचवें गुरु, गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को कंपाइल किया। इसमें सिर्फ सिख गुरुओं की ही नहीं बल्कि दूसरे संतों की वाणियां भी शामिल हैं। उनकी शहादत सिख इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट थी, जिस पर हम अभी बात करेंगे। उनकी शहादत के बाद छठे गुरु हरगोबिंद ने मीरी और पीरी नाम की 2 तलवारें पहनी, जो दुनियावी और आध्यात्मिक दोनों ताकतों का प्रतीक थीं। यहीं से असल में सिखों का सैन्यकरण शुरू हुआ। और आखिर में 10वें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह, जिन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की और सिखों को एक संत सिपाही, एक वॉरियर कम्युनिटी में बदल दिया। उन्होंने ही ये ऐलान किया कि उनके बाद कोई देहधारी गुरु नहीं होगा, बल्कि पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब ही सिखों के परमानेंट गुरु होंगे। अब हम उस घटना पर आते हैं जिसे सिख इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। 1606 में 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव की शहादत। हुआ ये था कि मुगल बादशाह जहांगीर का बेटा राजकुमार खुसरो अपने पिता के खिलाफ बगावत कर रहा था और उसने गुरुजी से आशीर्वाद लिया था। जहांगीर ने इसे एक राजनीतिक जुर्म, एक पॉलिटिकल क्राइम माना और इसी वजह से गुरु अर्जुन देव को मौत की सजा सुना दी। अब देखिए, ये घटना सिर्फ एक गुरु की मौत नहीं थी, ये सिख मुगल रिश्तों में एक ऐसा जख्म था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस घटना ने सिख समुदाय को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति से अपने धर्म और लोगों की हिफाजत नहीं की जा सकती। इसी के बाद उनके उत्तराधिकारी छठे गुरु, गुरु हरगोबिंद ने अकाल तख्त की स्थापना की और सिखों को एक फौजी ताकत के तौर पर ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। यहीं से एक शांतिप्रिय समुदाय का एक योद्धा समुदाय में बदलने का सफर शुरू होता है।
गुरु अर्जन देव की शहादत के बाद जो सैनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी वो अपने चरम पर पहुंची 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह के समय में। उन्होंने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा का मतलब होता है शुद्ध। ये सिखों का एक ऐसा समुदाय था जो संत भी थे और सिपाही भी, जिनका मकसद धर्म और कमजोरों की रक्षा करना था। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा के लिए 5 चीजें पहनना जरूरी कर दिया, जिन्हें 5 ककार कहते हैं। एग्जाम्स में अक्सर इनके नाम या मतलब पूछे जाते हैं, तो इन्हें जरा ध्यान से समझिए। पहला, केश यानी बाल, जिन्हें ईश्वर की देन मानकर काटा नहीं जाता। दूसरा, कंघा, बालों को साफ रखने के लिए, जो कि स्वच्छता का प्रतीक है। तीसरा, कृपाण, आत्मरक्षा और गरीबों की रक्षा के लिए एक छोटी तलवार। चौथा, कच्छा, जो आत्मसंयम का प्रतीक है। और 5वां, कड़ा, हाथ में पहना जाने वाला स्टील का कंगन, जो ईश्वर के प्रति वफादारी और अच्छे काम करने की याद दिलाता है। ये 5 चीजें एक खालसा सिख की पहचान और उसके जीवन के उसूलों का सिंबल हैं। गुरु गोबिंद सिंह के निधन के साथ ही गुरु परंपरा खत्म हो गई। अब सिखों के सामने कोई जीवित गुरु नहीं था। इस लीडरशिप वैक्यूम को भरने और मुगलों के लगातार बढ़ते हमलों का सामना करने के लिए सिखों ने एक नए तरीके से खुद को ऑर्गेनाइज किया। अब लीडरशिप एक मिलिट्री कमांडर के हाथ में आई और सिख एक पॉलिटिकल पावर के रूप में उभरने लगे। चलिए इस संघर्ष और संगठन के दौर को अब समझते हैं। गुरु गोबिंद सिंह के बाद सिख समुदाय की फौजी कमान संभाली बंदा सिंह बहादुर ने। उनका असली नाम था लक्ष्मण दास और वो एक बैरागी थे। गुरुजी से मिलने के बाद वो उनके शिष्य बन गए। उन्होंने गुरुओं के अधूरे काम को पूरा करने का जिम्मा उठाया। उन्होंने पंजाब में मुगल प्रशासकों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह छेड़ा और एक आज़ाद सिख राज्य स्थापित करने की पहली सीरियस कोशिश की। अपनी आज़ादी जताने के लिए उन्होंने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह के नाम पर सिक्के जारी किए। ये किसी भी शासक के लिए अपनी स्वतंत्रता का ऐलान करने का एक बहुत बड़ा प्रतीक होता है। उन्होंने जमींदारी सिस्टम को भी खत्म करने की कोशिश की। हालांकि मुगलों की विशाल सेना के सामने वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाए और आखिर में मुगल बादशाह फर्रुखसियर के हुक्म पर 1716 में उन्हें दिल्ली में बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। भले ही उनका शासन छोटा था, लेकिन उन्होंने भविष्य के सिख साम्राज्य की एक तरह से नींव रख दी। बंदा बहादुर की शहादत के बाद एक बार फिर सिख लीडरशिपलेस हो गए और उन पर बहुत जुल्म हुए। इस मुश्किल दौर में उन्होंने खुद को बचाने और एकजुट रहने के लिए छोटे छोटे जत्थों या ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज किया। इन्हीं ग्रुप्स को बाद में मिसल कहा गया। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है समान या बराबर। कुल मिलाकर 12 मिसलें थीं। हर मिसल का अपना सरदार और अपना इलाका होता था, लेकिन वो सब खुद को एक बड़े दल खालसा का हिस्सा मानते थे। साल में 2 बार, बैसाखी और दिवाली पर, सभी मिसलों के सरदार अमृतसर में इकट्ठे होते थे। इस सभा को सरबत खालसा कहते थे। यहां वो मिलकर जो फैसले लेते थे उसे गुरमता कहा जाता था। यह सिस्टम अगले कई दशकों तक पंजाब में सिखों के पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रक्चर का आधार बना रहा। तो अब हम सिख इतिहास के सबसे शानदार अध्याय में दाखिल हो रहे हैं। ये वो दौर था जब एक काबिल लीडर ने इन बिखरी हुई मिसलों को एक किया और एक बहुत बड़े और ताकतवर सिख साम्राज्य की स्थापना की। 18वीं सदी के आखिर में पंजाब अफगान हमलों और आपसी लड़ाइयों से जूझ रहा था। इन्हीं 12 मिसलों में से एक थी सुकरचकिया मिसल, और इसी मिसल में एक ऐसे लीडर का जन्म हुआ जिसे इन बिखरी हुई ताकतों को एक करना था, महाराजा रणजीत सिंह। वो एक बहुत दूरदर्शी शासक और एक महान योद्धा थे। उन्होंने अपनी फौजी ताकत और कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे सभी मिसलों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा किया। 1799 में उन्होंने लाहौर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया, जो एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक जीत थी। यहीं से एक ताकतवर, धर्मनिरपेक्ष और वेल ऑर्गेनाइज्ड सिख साम्राज्य की शुरुआत हुई, जिसकी सेना उस वक्त एशिया की सबसे मॉडर्न सेनाओं में से एक मानी जाती थी। अच्छा, ये स्लाइड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट फैक्ट्स पूछे जाते हैं। चलिए इनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले अमृतसर की संधि। उस वक्त तक अंग्रेज भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुके थे और उनकी सीमा पंजाब से लगने लगी थी। रणजीत सिंह सतलुज नदी के दूसरी तरफ के सिख राज्यों पर भी अपना कंट्रोल चाहते थे, लेकिन अंग्रेज ये होने नहीं देना चाहते थे। तो एक लड़ाई को टालने के लिए रणजीत सिंह ने समझदारी दिखाते हुए अंग्रेजों के दूत चार्ल्स मेटकाफ के साथ ये संधि की। इस संधि में तय हुआ कि सतलुज नदी सिख साम्राज्य और ब्रिटिश इलाके के बीच की सीमा होगी। इसका सीधा मतलब था कि रणजीत सिंह सतलुज के पूरब में नहीं जाएंगे और अंग्रेज पश्चिम में दखल नहीं देंगे। इस संधि ने रणजीत सिंह के जीते जी अंग्रेजों से शांति बनाए रखी। उनका विशाल साम्राज्य 4 मेन सूबों में बटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर।
और उनके राज की सबसे खास बात थी उनकी धर्मनिरपेक्षता। उन्होंने काबिलियत को धर्म से ऊपर रखा। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि उनके विदेश मंत्री एक मुसलमान थे, फ़कीर अजीजुद्दीन, और वित्त मंत्री एक हिंदू थे, दीवान दीनानाथ। ये दिखाता है कि उनका शासन सबके लिए था। जब तक महाराजा रंजीत सिंह जिंदा रहे, अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि वो पंजाब की तरफ आंख उठाकर भी देखें। लेकिन 1839 में उनकी मौत के बाद सिख साम्राज्य का शेर चला गया। उनके जो उत्तराधिकारी थे वो उतने काबिल और दूरदर्शी नहीं थे। दरबार में साजिशों और कत्ल का दौर शुरू हो गया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि खालसा सेना बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई थी और अब वो दरबार के कंट्रोल से भी बाहर हो रही थी। अंग्रेज, जो हमेशा से पंजाब पर अपनी नज़र गड़ाए बैठे थे, वो इस अंदरूनी कमजोरी को एक बड़े मौके के तौर पर देख रहे थे। यहीं से आंग्ल सिख युद्धों की कहानी शुरू होती है। यहाँ हम दोनों आंग्ल सिख युद्धों को कंपेयर करेंगे, जिससे आपको इनके बीच का फर्क एकदम साफ हो जाएगा। पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 तक चला। ये युद्ध तब शुरू हुआ जब सिख सेना ने सतलुज नदी को पार किया। इस युद्ध में सिखों की हार हुई और उन्हें भैरोवाल की एक बहुत ही अपमानजनक संधि पर साइन करना पड़ा। इस संधि के तहत महारानी जिंदन को संरक्षक के पद से हटा दिया गया, एक ब्रिटिश अफसर को लाहौर में तैनात कर दिया गया और पंजाब पर अंग्रेजों का एक तरह से इनडायरेक्ट कंट्रोल हो गया। अब आते हैं दूसरे आंग्ल सिख युद्ध पर, जो 1849 में हुआ। ये युद्ध मुल्तान के गवर्नर मूलराज के विद्रोह से शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही ये एक फुल फ्लेज्ड वॉर में बदल गया। इस युद्ध में गुजरात की लड़ाई डिसाइसिव साबित हुई। इसे तोपों की लड़ाई या बैटल ऑफ गन्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अंग्रेजों ने अपनी बेहतर तोपों का इस्तेमाल करके सिख सेना को बुरी तरह हरा दिया। इस लड़ाई को लीड कर रहे थे ब्रिटिश कमांडर चार्ल्स नेपियर। इस युद्ध में सिखों की फाइनल हार हुई और इसके बाद पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। ये तारीख और ये नाम दोनों ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दूसरे आंग्ल सिख युद्ध में डिसाइसिव जीत के बाद भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, जो अपनी विस्तारवादी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियों के लिए जाने जाते थे, उन्होंने बिल्कुल भी देर नहीं की। उन्होंने 29 मार्च 1849 को एक घोषणा करके पूरे पंजाब को ब्रिटिश राज में मिला लिया और इसी के साथ उत्तर भारत के आखिरी ताकतवर और आज़ाद साम्राज्य का अंत हो गया और भारत पर ब्रिटिश हुकूमत लगभग पूरी हो गई। विलय की शर्तें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। आखिरी सिख महाराजा दलीप सिंह, जो उस वक्त बहुत छोटे थे, उन्हें गद्दी से हटा दिया गया। उन्हें 50,000 पाउंड की सालाना पेंशन दी गई और उन्हें उनकी मां महारानी जिंदन से अलग करके पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। और सिख साम्राज्य का गौरव, मशहूर कोहिनूर हीरा, जो रंजीत सिंह ने अफगान शासक से हासिल किया था, वो भी उनसे लेकर ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को तोहफे में दे दिया गया। कोहिनूर का जाना सिर्फ एक हीरे का जाना नहीं था, ये सिख संप्रभुता के प्रतीक को छीनने जैसा था। इस तरह एक शानदार सिख साम्राज्य की कहानी का अंत हुआ। तो हमने सिख इतिहास का एक लंबा सफर तय किया है, गुरुओं के दौर से लेकर ब्रिटिश विलय तक। अब इस आखिरी सेक्शन में हम उन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एक बार फिर से दोहराएंगे जो आपके एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। चलिए अब उन सभी की फैक्ट्स को जल्दी से रिवाइज करते हैं जो सीधे सीधे एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। ये स्लाइड आपके लिए एक चीट शीट की तरह है। गुरुमुखी लिपि किसने शुरू की? गुरु अंगद ने। आदि ग्रंथ किसने कंपाइल किया? गुरु अर्जुन देव ने। खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने की? 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने। 1809 की अमृतसर की संधि किसके बीच हुई? महाराजा रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकैफ। पंजाब का विलय किस गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड डलहौजी ने, साल 1849 में। और आंग्ल सिख युद्धों की आखिरी और डिसाइसिव लड़ाई कौन सी थी? गुजरात का युद्ध। ये वो फैक्ट्स हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और अंत में एक ऐसा सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा और मेंस एग्जाम में एनालिसिस करने में मदद करेगा। सवाल ये है कि पंजाब के विलय ने ब्रिटिश हुकूमत को कैसे और मजबूत किया? जरा सोचिए, पंजाब का विलय सिर्फ एक और राज्य पर कब्जा नहीं था, ये मराठों के बाद भारत में बची आखिरी बड़ी आज़ाद ताकत का अंत था। इसके बाद अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा था। लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप सीधे या इनडायरेक्टली उनके कंट्रोल में आ गया था। इस एब्सोल्यूट पावर ने शायद अंग्रेजों को ये एहसास दिलाया कि अब उन्हें कोई हरा नहीं सकता, और शायद इसी कॉन्फिडेंस के चलते उन्होंने डलहौजी की विलय नीति जैसी नीतियां लागू की, जिन्होंने भारतीय शासकों, जमींदारों और आम लोगों को बहुत नाराज कर दिया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पंजाब के विलय ने उस चिंगारी को और हवा दी जो आखिरकार 1857 के महान विद्रोह के रूप में भड़की? इस सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये डिटेल चर्चा आपकी तैयारी में जरूर काम आएगी।
धन्यवाद।